क्या दोस्तों आपको पता है एम के स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? दुनिया का पहला जियो नेविगेशन स्कूल कहां शुरू हुआ है? हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 5 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एम के स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे? इमेज में आप देख सकते हैं एम के स्टालिन तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। कब? 7 मई को शपथ लेने वाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे एम के स्टालिन। द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ने विधानसभा की 133 सीटों पर जीत हासिल की है और यह द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम पार्टी के प्रमुख है एम के स्टालिन। डीएम के प्रमुख एम के स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ समारोह कहां आयोजित होगा? राजभवन में। और वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और बनवारी लाल पुरोहित एम के स्टालिन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। और एम के स्टालिन है कौन? पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे हैं एम के स्टालिन। और तमिलनाडु विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 234। और एम के स्टालिन की पार्टी ने 133 सीटें जीत ली है, यानी कि स्पष्ट बहुमत से वो सरकार बनाएंगे। और के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम को सिर्फ 66 सीटें ही मिल सकी। यानी कि अब के पलानी स्वामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका स्थान लेने जा रहे हैं एम के स्टालिन तमिलनाडु में। और बात करें तमिलनाडु की तो आप मैप में देखिए, दक्षिण में स्थित यह राज्य तमिलनाडु, जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर केरल से सटा हुआ। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एम के स्टालिन। और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन है चावल। और तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और तमिलनाडु का राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर। तो दोस्तों तमिलनाडु से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए, क्योंकि कई बार रेलवे एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। चलिए इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व अस्थमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मई के पहले मंगलवार को प्रति वर्ष मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस। क्लियर? ओके। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 4 मई 2021 को मनाया गया, क्योंकि मई का पहला मंगलवार था 4 मई को। और 2021 के यह विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या रखी गई है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के विश्व अस्थमा दिवस की थीम अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। शो अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, जो इस साल की थीम हिंदी में कहे तो अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। क्या थीम रखी गई है? अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। और विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन किसके द्वारा हर साल किया जाता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जिसे शॉर्ट में बोले तो GINA, गीना द्वारा प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन किया जाता है। और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा की स्थापना कब हुई थी? 1993 में GINA की स्थापना हुई। पूरा नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। और अस्थमा बीमारी है क्या? अस्थमा फेफड़ों का एक रोग है जो सांस की समस्याओं के कारण होता है। इससे दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और हमारे भारत देश की बात करें
तो भारत में 10 में से एक व्यक्ति अस्थमा से प्रभावित है। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश में 10 में से एक व्यक्ति अस्थमा से प्रभावित है। तीसरा क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, हाल ही में आईपीएल का जो यह 14वां सीजन था, इसको रद्द कर दिया गया है और इसीलिए आईपीएल सुर्खियों में आया है। तो यहां दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। आईपीएल के पहले सीजन की शुरुआत 2008 में हुई थी। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था 2008 में और मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। यहां कुछ गलत है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब 4 बार नहीं बल्कि अब तक 5 बार जीता है। यानी कि यहां 2 नंबर का सेंटेंस है वो गलत है और यहां हमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है केवल 1। और इसी पैटर्न के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वर्तमान में ट्रेंड चला है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आईपीएल की। तो क्या मामला सामने आया? हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई टीमों के खिलाड़ी और सपोर्टर स्टाफ के सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते आईपीएल के मौजूदा संस्करण को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और यहां जो मैंने क्वेश्चन बताया, इनसे जुड़े कुछ फैक्ट की बात करें। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहले सीजन की शुरुआत कब हुई? 2008 में। और आईपीएल के पहले सीजन की विनर टीम कौन रही? राजस्थान रॉयल ने यह पहला आईपीएल का खिताब जीता था। और प्रतिवर्ष आईपीएल में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? 8 टीमें हिस्सा लेती है। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बात करें तो देखो, मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। किस वर्ष में जीता है? तो मुंबई इंडियंस 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में। इसी तरह 5 बार आईपीएल चैंपियन बना है यह मुंबई इंडियंस। इमेज में आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक कौन है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर हर एक जिले में एक अस्पताल आरक्षित किया है? ऐसा तो करना ही चाहिए क्योंकि सभी जिले के जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहां पर कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जीवन सुरक्षित करना चाहिए। और इसी के चलते यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर जिले में एक अस्पताल गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर यूपी सरकार ने राज्य के हर जिले में एक अस्पताल आरक्षित करने का फैसला किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है। क्या कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 102 एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध करने के लिए सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी यह एम्बुलेंस की जरूरत हो सकती है। और यहां बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज कुछ नए फैक्ट भी जान ले। सबसे पहले तो बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का नगर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है और उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन? सुचेता कृपलानी। इमेज में आप देख सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पांचवा क्वेश्चन, WHO द्वारा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 मई बोले तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है।
तो याद रखो 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। और पिछले साल 2020 के इस अभियान की थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और यहां भी पढ़ सकते हैं कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2020 की थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और इस साल के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या रखी गई है, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2021 इस साल की थीम यहां पर पढ़िए। द थीम फॉर वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2021 इज अचीविंग हैंड हाइजीन एट द पॉइंट ऑफ केयर। क्या थीम रखी गई है? अचीविंग हैंड हाइजीन एट द पॉइंट ऑफ केयर। और यह महत्वपूर्ण दिवस का एक स्लोगन भी तय किया गया है। तो द स्लोगन फॉर दिस डे इज सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। जो यह स्लोगन इसी साल के वर्ल्ड हाइजीन डे का रखा गया है। तो थीम और स्लोगन दोनों आपको याद रख लेना चाहिए। और जब यह दिवस मनाया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। और WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाता है। और वर्तमान में WHO के सदस्य कंट्री कितने हैं? 193। और WHO का उद्देश्य क्या है? विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। और भारत भी इसका सदस्य देश है। और भारत की राजधानी दिल्ली में WHO का भारतीय मुख्यालय स्थित है। तो कहां पर? नई दिल्ली में WHO का भारतीय मुख्यालय स्थित है। छठा क्वेश्चन, प्रफुल्ल चंद्र पंत को किसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इमेज में आप देख सकते हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां पर पढ़िए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं यह प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, शॉर्ट में बोले तो NHRC और फुल फॉर्म में बोले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य न्यायमूर्ति एवं वे सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। ऐसे प्रफुल्ल चंद्र पंत को 25 अप्रैल से आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह प्रफुल्ल चंद्र पंत ने किसका स्थान लिया है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रफुल्ल चंद्र पंत ने स्थान लिया है जस्टिस HL दत्तू का। इमेज में आप देख सकते हैं HL दत्तू को। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू के 2 दिसंबर 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद से अध्यक्ष का पद खाली था। और हाल ही में यह कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। और यहां जब जिक्र किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो देखो NHRC इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विथ स्पेलिंग आपको याद रखना है। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और NHRC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। और NHRC के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में ऐसी महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट बॉडी होती है इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो NHRC आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होता है। जैसा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। और NHRC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हर साल 10 दिसंबर को UDHR की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो UDHR इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को। और इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, दुनिया के पहले जियो नेविगेशन स्कूल की शुरुआत कहां हुई? दुनिया के पहले
जियो नेविगेशन स्कूल की शुरुआत हुई है रूस की कैपिटल मॉस्को में? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉस्को में दुनिया के पहले जियो नेविगेशन स्कूल की शुरुआत हुई। लेकिन यह जियो नेविगेशन स्कूल की शुरुआत किसने की है? रॉसनेफ्ट नामक कंपनी ने। रूसी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट ने दुनिया के पहले जियो नेविगेशन स्कूल की शुरुआत की है। इसे ड्रिलिंग सपोर्ट के क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के मकसद से डिजाइन किया गया है। यानी कि आपको यदि कुआं खोदना है तो कुआं खोदने के लिए ड्रिलिंग की जो टेक्निक होती है, इसके विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए यह रॉसनेफ्ट ने यह एक नई जियो नेविगेशन स्कूल खोली है। स्कूल का निर्माण कॉर्पोरेट जियोलॉजिकल ड्रिलिंग सपोर्ट सेंटर के आधार पर किया गया है। इसके पाठ्यक्रम में 10 से अधिक अनोखे पाठ्यक्रम शामिल है और रॉसनेफ्ट कंपनी ने एक साल में 3000 नए हॉरिजॉन्टल कुओं की भी खुदाई की है। एक साल में रॉसनेफ्ट कंपनी ने 3000 हॉरिजॉन्टल कुओं की भी खुदाई की है। 8वां क्वेश्चन, इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किसने की? इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इमेज में आप देख सकते हैं। पहले तो मैप में देखिए कि अफ्रीका में स्थित है यह कंट्री जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उन्होंने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। तो देखो, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंग्लिश में बोले तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है और एबोला के कारण उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। और इबोला के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी और पश्चिम अफ्रीका में इबोला का 2014 से 16 का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है। और जून 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया था। जैसा कि वर्तमान में कोविड-19 का कहर जारी है, ऐसा ही कहर हुआ था 2019 में। और इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचता है। इस इबोला वायरस के प्राकृतिक मेजबान फल चमगादड़ क्या फ्रूट बैट्स है। और इबोला की मृत्यु दर कितनी है? 50% है। यानी कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा मृत्यु दर है इबोला वायरस की। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी में स्पीड बोट पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई? एक स्पीड बोट नदी में पलट गई और तकरीबन 26 लोगों की मौत हो गई। और इस नदी का नाम क्या है? पद्मा नदी, जो बांग्लादेश में बहती है। पद्मा नदी में एक स्पीड बोट पलटने से तकरीबन 26 लोगों की मौत हो गई। इमेज में आप देख सकते हैं, यह स्पीड बोट एक पोत से टकराई जिसके कारण संतुलन बिगड़ गया और यह पलट गई। तो बांग्लादेश में तेज स्पीड नौका बालू से लदे एक पोत से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हो गए। नौका में क्षमता से अधिक लोग सवार थे क्योंकि हर नौका की एक कैपेसिटी होती है कि अधिक से अधिक कितने लोग इसमें सफर कर सकते हैं। तो नौका में कुल 30 लोग सवार थे और पोत मद्रीपुर के शिवचर शहर के पास पद्मा नदी में बालू ले जा रहा था। तभी तेज स्पीड नौका पर चालक काबू नहीं पा सका और वह पोत से टकराकर पलट गई और तकरीबन 26 लोगों की मौत हो गई। और यहां बात करते हैं पद्मा नदी की। तो पद्मा नदी गंगा नदी के पानी से पोषित होने वाली नदी है जो बांग्लादेश में बहती है और भारत व बांग्लादेश के बीच 1997 में हुई गंगा जल संधि के अंतर्गत पद्मा नदी को गंगा नदी से पानी मिलता है। हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच यह पद्मा नदी को लेकर एक समझौता हुआ है 1997 में। और पद्मा नदी की औसत गहराई 695 फीट यानी कि 201 मीटर है और अधिकतम गहराई कितनी है? 1144 फीट यानी कि 323 मीटर यह पद्मा नदी की अधिकतम गहराई है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को प्रायः पद्मा के नाम से ही पुकारा जाता है। और हम आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का जो सबसे हल्का रूप बनाया है इसको नाम दिया गया है यूरेनियम 214।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूरेनियम 214। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, इसे यूरेनियम 214 कहा जाता है। इस खोज से एक अल्फा कण के बारे में अधिक जानकारी का पता चलता है। अल्फा कण वे कण होते हैं जो रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं जैसे उनका क्षय होता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रभात चतुर्वेदी का निधन हो गया, वे कौन थी? प्रभात चतुर्वेदी का निधन हो गया, वो एक जानी मानी जल संरक्षण कार्यकर्ता थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जल संरक्षण कार्यकर्ता प्रभात चतुर्वेदी का हाल ही में निधन हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं प्रभात चतुर्वेदी को। पानी बेमोल नहीं अनमोल है, इस एक वाक्य को अपने जीवन का ध्येय वाक्य बनाने वाली 82 वर्षीय प्रभात चतुर्वेदी अब नहीं रही इस दुनिया में। फेफड़ों में संक्रमण के कारण उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है 82 साल की आयु में। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रभात चतुर्वेदी एक जानी मानी जल संरक्षण कार्यकर्ता थी और एक्स नोरा संस्था की अध्यक्ष जुझारू समाज सेवी प्रभात चतुर्वेदी जीवन भर जल संरक्षण की मुहिम को लेकर आगे बढ़ती रही और उन्हें लिविंग लीजेंड अवार्ड, स्त्री शक्ति अवार्ड, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से आउटस्टैंडिंग वुमन अचीवर्स अवार्ड समेत कई अन्य भी सम्मान मिले हैं प्रभात चतुर्वेदी को, जिसका हाल ही में 82 साल की आयु में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसके लिए शुरू की है? ओडिशा सरकार बोले तो नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक जी ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना पत्रकारों के लिए शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पत्रकारों, और इस क्वेश्चन का आंसर यही इमेज में ही छिपा था। किसके लिए शुरू कर दी गई है? जर्नलिस्ट के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पत्रकारों। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है और यह घोषणा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई थी और इनके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा, यानी कि उनको बीमा कवच प्रदान किया गया है। तो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ओडिशा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी और यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इस योजना की घोषणा की और इस योजना का नाम रखा गया है गोपाल बंधु दास के नाम पर। तो यह गोपाल बंधु दास कौन? इस योजना का नाम गोपाल बंधु दास के नाम पर रखा गया है। वे ओडिशा में एक लोकप्रिय समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं निबंधकार एवं कवि थे। इमेज में आप देख सकते हैं नाम है पंडित गोप बंधु दास और उनके सम्मान में हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 15 पैसों वाली एक डाक टिकट भी जारी की थी। ओके, 13वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्न में से किस विधानसभा सीट से जीत हासिल की है? मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा सीट से असम में चुनाव जीत लिया है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है असम राज्य में और फिर से शायद मुख्यमंत्री बनेंगे सर्बानंद सोनोवाल। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव लोचन पेगू को 43,192 मतों से हराया और सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री है। एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट मेरोन नामक तीर्थस्थल किस देश में स्थित है? माउंट मेरोन नामक तीर्थस्थल इजराइल देश में स्थित है। यहाँ पर एक त्योहार मनाया गया था और त्योहार के वक्त माउंट मेरोन नामक तीर्थस्थल पर भगदड़ मच गई और तकरीबन 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और इसीलिए यह सुर्खियों में आया। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो ड्रीम वर्दी, आपका आंसर बिल्कुल सही।
पटेल हितेश कुमार, उन्होंने पूरे सेंटेंस में यह सही आंसर बताया। चौधरी प्रतीक, बहुत बढ़िया। और चौधरी प्रतीक जी ने डिटेल में इसके बारे में लिखा है। थैंक यू सो मच। खीमणिया नीता ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताया है, इजराइल देश। और परेश लाडवा, आपका तो कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सही आंसर लिखा है। और आप यह फौजी की वर्दी में काफी अच्छे दिखते हैं। प्रहलाद फतेप्रा ने भी इस क्वेश्चन के बारे में पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा। राधेश्याम सोलंकी, थैंक यू सो मच, आप रेगुलर कमेंट लिखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से, वाह भाई वाह। भावना तड़वी, हैरी आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ गुजरात से, और तेजस प्रजापति फ्रॉम डीसा से, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड को ऑफलाइन तरीके से भी रिप्लाई कर दिया है, थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया? भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।